क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक दौर रहा है? क्या मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और वैश्विक नेतृत्व देने का काम किया है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है, क्या इन 12 वर्षों में लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है? इन्हीं सवालों पर आज होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का स्वर्णिम काल बता रहा है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि इन 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई, गरीबों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और भारत विश्व मंच पर निर्णायक ताकत बनकर साफ तौर पर उभरा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कार्य, संस्कृति, निर्माण क्षमता और वैश्विक प्रभाव में बहुत ज्यादा ऊंचाई हासिल की है। उनका यह भी दावा है कि आज भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले योजनाओं का पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था, लेकिन अब पैसा सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। राजभर ने बिजली, आवास, किसान सम्मान निधि और सेना को मिले अधिकारों को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी सरकार के 12 साल पर बड़े सवाल उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि इन 12 वर्षों में लोकतंत्र कमजोर हुआ, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों से गद्दारी करने तक का आरोप लगा दिया है। सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या मोदी सरकार का 12 साल का सफर विकास और विश्वास का दौर है, या विपक्ष के आरोपों में भी सच्चाई है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं, वो आपको साफ तौर पर बताएंगे। सवाल जो सबसे पहला है और महत्वपूर्ण है, क्या मोदी सरकार के 12 साल स्वर्णिम दौर रहे हैं? क्या डीबीटी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ? उसके बाद क्या भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है? और अब क्या ऑपरेशन सिंदूर से ताकत साफ तौर पर बढ़ी है, या फिर मोदी सरकार के 12 साल कैसे रहे हैं? यह अपने आप में एक दिलचस्प मुद्दा तो है ही। जनता की राय जानना भी जरूरी है, तो लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो भी बताना जरूरी है। एक पक्ष ये कह रहा है कि नया भारत बन रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। लेकिन सच क्या है? देश बदल रहा है या सिर्फ दावे बदल रहे हैं? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि जवाब तो चाहिए ही। पिछले 3 वर्ष में नगर निगम ने तय की है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश ने तय की है और पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस दूरी को मजबूती के साथ समाप्त करते हुए उस एक लंबी विकास की कार्यक्रम को एक नए प्रतिमान के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है, उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है और वो आ गया। कोरोना के समय उन्होंने कहा महामारी आने वाली है, नोटबंदी में कहा पूरे देश को डुबा दिया, जीएसटी में कहा कि पूरे देश के अंदर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। जो जो बात राहुल जी ने कहा वो जनता के सामने आ रही है। आज पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई बेइंतहा बढ़ती जा रही है, कमाई है नहीं, रोजगार है नहीं, तनख्वाह बढ़ नहीं रही। आपकी तनख्वाह बढ़ रही है क्या? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, तनख्वाह घट रही है, लोग नौकरियां जा रही हैं। देश पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मोदी ने। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत नमन करूंगा। उनका कार्यकाल और भी लंबा हो और भी यशस्वी हो और ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और आने वाले कई दशकों तक वो हमारे देश का नेतृत्व करें प्रधानमंत्री के रूप में। आज देश जो है दुनिया में सबसे ताकतवर देशों के शुमार में
आज भारत का नाम लिया जा रहा है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी की पहचान हो रही है। आज भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम आज मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी को 12 साल तो प्रधानमंत्री के रूप में हो गए और उसके अलावा मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने सन 2000 से लेकर और 2014 तक जो कार्य किया, उसके लिए भी हम ढेर सारी उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वो इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और देश को नेतृत्व देते रहें। उनके नेतृत्व में देश ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और आज देश का आत्मविश्वास बढ़ा है और हर व्यक्ति ये गर्व करता है कि मोदी जैसा उनका प्रधानमंत्री है। हम उनको बार बार नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता रहे। राहुल गांधी एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, एआई और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करती है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को अवसर और सम्मान, अधिकार और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान, नई ऊंचाई, नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आज एक राष्ट्रवादी सरकार, हर वर्ग के विकास की बात करने वाली सरकार, हर क्षेत्र में चहुर्मुखी विकास, वो उसका कार्यकाल आज 12 साल पूरा हुआ है। इसलिए हम सब भारतीयों पर गर्व है। एक चीज याद रखिए, किसी देश में, किसी समाज में, किसी प्रदेश में विकास तब होते हैं जब वहाँ शांति सुरक्षा ठीक हो, तभी बाहरी इन्वेस्ट आता है। कांग्रेस में क्यों नहीं आता था? रोज ब्लास्ट होते थे, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद, मुंबई ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, अयोध्या ब्लास्ट, पूरे देश में धमाधम। और उस समय सरकारें कहती थी कि साहब ये तो भगवा आतंकवाद है। इसी तरह से लखनऊ में अखिलेश जी ये जब आए तो 13 में इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी। इतना बड़ा तुष्टीकरण है, लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद पर, माओवाद पर जीरो टॉलरेंस रखा, समाप्त कर दिया। इसीलिए आज देश, जब मोदी जी हुए थे 14 में तो 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था हैं और 2 साल बाद जर्मनी को बिछाड़कर हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। केवल अमेरिका, चाइना हमारे ऊपर उसमें रह जाएंगे। इसलिए ये 12 साल का कार्यकाल जो है ये पूरे विश्व में एक उदाहरण है और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। देखिए, मोदी जी के 12 साल पूरा करना माने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया है। जो कांग्रेस 64 साल में नहीं कर पाई, वो माननीय मोदी जी ने 12 साल में करके दिखा दिया। इसलिए 12 वर्ष के जो कालखंड है अद्वितीय है, इसकी अनुपम है, इसकी परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। स्लो पॉइजनिंग टू किल पुअर पीपल, और ये हमेशा यही काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। लेकिन आज एक वीक में अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, एमएसआई के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज है।
तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रिया सुन रहे थे और आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दी गई है। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि 12 साल में आखिरकार क्या मिला और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है या उनके पीछे क्या कुछ और मंशा हो सकती है। बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। अविरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शान खान है कांग्रेस प्रवक्ता। शान जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और सपा प्रवक्ता आनंद जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन सबसे पहले शान खान जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी कुछ अजीबोगरीब बयानबाजी शुरू कर चुकी है। बड़ा अलग तरीके की बयानबाजी आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भी देते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री को लेकर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर आ गए हैं। हाल ही में मुसलमान प्रेम भी आपका काफी हमने देखा। राहुल गांधी ने यह कह ही दिया कि अल्पसंख्यक क्यों कहते हो, सीधा मुसलमान कहो ना। तो आजकल ये अलग तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है? अब 12 साल से आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि 12 साल में आपको हर तरफ हाहाकार ही क्यों दिख रहा है, बताइए। देखिए प्रदुमन जी, प्रथम तो इस डिबेट का जो शीर्षक है वो आपने लिखा है मोदी जी के 12 साल विपक्ष बेहाल। दरअसल सही शीर्षक ये होता कि मोदी जी के 12 साल देश बेहाल। इस 12 वर्षों में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के और देश की जनता के 12 बजा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इस देश पे 215 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ का हुआ करता था। देश का पढ़ा लिखा युवा डिग्रियां लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और भाजपा के लोग उसे पकौड़ा तलने और चौकीदारी करने का सुझाव देते हैं। आए दिन पर्चे लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, जिससे देश का छात्र क्षुब्ध हो चुका है, सड़कों पे उतर चुका है और कॉकरोच पार्टी बनाने पर वो विवश हो चुका है और मेरा नेता डॉट डॉट गाना गाने और सुनने पर वो विवश हो चुका है। इसीलिए देश की क्या दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस पर भी आप जरा अपनी दृष्टि डालिए। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी का काम है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना। अब कांग्रेस पार्टी अपना काम करे और किसी को मिर्ची लग जाए तो उसमें कांग्रेस पार्टी की नहीं। शान जी, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं मैंने सुन लिया, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को सुना नहीं जाता है। लेकिन अब जनता तो खुश है। अगर जनता इन सब चीजों से नाराज होती तो पार्टी को दोबारा क्यों बार बार जिता रही है, ये भी तो सोचिए ना। सुन लीजिए प्रदुमन जी, ये जनता के वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। ये तो वोट चोरी के माध्यम से वोट काट नहीं। अब देखिए शान खान जी, अब कुछ भी आरोप लगा देंगे आप लोग, तो अब ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बोलने तो दीजिए। जनता इनसे कितनी खुश है। ये 2024 में चोरी करने के बाद भी 240 पे निपट गए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिके हुए हैं। मोदी जी अपने आप को सबसे बड़े विश्व गुरु कहते हैं। मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। मोदी जी के कार्यकाल में बता दीजिए किसी एक क्षेत्र में भारत ने विकास किया, बता दीजिए मुझे आप। केवल आंकड़ों की नहीं, अब मैं आपको गिनाऊं, अगर कायदे बार मैं आपको गिनाता हूं, अब मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको सुनना ही नहीं है। जब आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, आप ना आपकी पार्टी, चलिए ठीक है, आप जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं वो एक अलग चीज है। मुझे आप ये बता दीजिए कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें निकाल पाती है? प्रदुमन जी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कितनी सीटें आ रही है आपको ही पता है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें नहीं, तो अपने अंदर भी थोड़ा झांकिए ना शान जी। अब बेबुनियाद आरोप लगाने से थोड़ा ना कुछ हो जाता है। जनता सब देख रही है। अरे भाई ठीक है, अविरल इसका जवाब दे देंगे आपको बेहतर। प्रदुमन जी, आपको ना बोलने देना हो तो कांग्रेस प्रवक्ता को मत बुलाया कीजिए। नहीं, अब अरे बोलने तो दे रहे हैं ना। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो बात तो काटी जाएगी ना। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो बात तो काटी जाएगी। प्रदुमन जी, दरअसल मामला ये है कि मैं जो बोल रहा हूं ना, उससे आपके पेट में जोरदार दर्द नहीं। मेरे पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जानता हूं। और ये नहीं, मैं जान रहा हूं कि आप लोग, आपके नेता, जब आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते तो प्रवक्ता तो यहां पर आके करेंगे, क्योंकि आपके नेता ही ऐसे हैं तो प्रवक्ता भी ऐसे होंगे। ये तो हमने देखा ही है। अब आप फालतूगिरी कुछ भी बात करते रहेंगे तो वो तो देखिए ना, कोई उसका संदर्भ नहीं बनता कि हम उस पर चर्चा करें। अविरल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। नहीं, मेरे पेट की छोड़ दीजिए ना, अपनी पार्टी का हाल देख लीजिए आज कहां पे आप लोग हैं। आपको कोई सीरियस लेता है? आप लोगों को कोई सीरियस लेता है? नहीं, आपको कोई सीरियस, अरे मीडिया का छोड़िए ना, आप अपनी पार्टी का देखिए। आपकी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाती है? अपना हाल देख नहीं रहे, दूसरों पे कीचड़ उछालेंगे। आऊंगा मैं, अब ठीक है, हो गया, आऊंगा, अब आऊंगा ना। आपको समय दे दिया,
अविरल आपके अविरल चैनल के कारण भारत ठीक की है, मीडिया 159 नहीं नहीं चलिए ठीक है, अब आपका हो गया ना, अब ठीक है हो गया ना, अब मैं और को भी रुक कर लूं, आपको ही सुनता रहूं अब अविरल। नहीं मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। नहीं मुझे कोई मिर्ची छोड़ दीजिए ना, मेरी मिर्ची लगने से क्या है, जनता सरकार को जिता रही है, बार बार बीजेपी ला रही है, अब आप लोगों को कोई पूछता ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे प्रद्युमन जी, आपको जिस बात का वेतन मिलता है आप वो काम कर रहे हैं, कीजिए। नहीं मैं संतुष्ट हूं उससे। तो बिल्कुल जो मेरा काम है मैं वही कर रहा हूं, आपका जो काम है अगर आप करते तो आपकी आज ये दुर्दशा नहीं होती। आपका ये काम है, आप अपना काम सोचिए ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या बोलते हैं उन शब्दों पे गौर फरमाइए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन पे गौर फरमाइए, थोड़ी पार्टी सुधार में लाइए अपनी, मेरी छोड़िए आप। आप अपना चैनल सुधार, अविरल बताइए, अरे आप चैनल की छोड़िए ना, आप एंकर चैनल पे आ सकते हैं, इसके अलावा आपकी बयानबाजी इसके अलावा कुछ होती नहीं है। पार्टी बिल्कुल पैरों में गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और फालतू की बकवासबाजी बस चैनल एंकर। हाँ तो बिल्कुल छोड़िए, अरे तो आप अपनी पार्टी का नहीं, आप अपनी पार्टी का इंतजार कीजिए ना कि कभी तो सरकार में आएगी, वो बना नहीं पा रही बेचारी। छोड़िए इन बातों की वजह से तो आज के आपकी ये स्थिति है। चलिए गिराइए, फेडर गिराइए। अविरल बताइए, जैसे इनके पार्टी के नेता है, अविरल सुनिए पहले, जैसे इनके पार्टी के नेता है अजय राय को आपने सुना होगा, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, अभी देखिए 12 साल का ढिंडोरा पीटने लग गए। अब जब शान खान से बात की, आजकल थोड़ा मुसलमान प्रेम दिख गया है ना कांग्रेस का, तो शान खान जी थोड़ा अति उत्साहित है कि चलो मुसलमानों को थोड़ी तवज्जो दे दी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन यूज एंड थ्रो वाली स्थिति है, वो समझ नहीं रहे इन चीजों को। लेकिन बहरहाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को पहली बात तो आप सीरियस कितना लेते हैं, पहले ये बताएं। नहीं देखिए, जहां तक सीरियसनेस का विषय है तो कांग्रेस लगातार समाप्त होती जा रही है और कोई सीरियस नहीं ले रहा। अगर कोई सीरियस ले रहा होता तो निश्चित रूप से वोट देता। और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, वेस्टर्न यूपी में बहुत बुरी कंडीशन कांग्रेस पार्टी की है, ये रियलिटी है। और जिला अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं होता, मुख्य रूप से वेस्टर्न यूपी में तो कांग्रेस पार्टी का सहारनपुर एक आप सीट छोड़ दीजिए उसके अलावा, और जो रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है वो केवल समाजवादी पार्टी की देन है। इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारे सपा के नेता इस चीज को कहते हैं, ये रियलिटी है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी और जो आज का एक तरीके से टॉपिक है, हमारी सरकार के द्वारा एक तरीके से क्या क्या किया गया बिल्कुल स्पष्ट है। गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए जिस प्रकार से निरंतर योजनाएं चलाई गई, फैसले लिए गए, अनगिनत फैसले हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना का विषय हो, सस्ता अभियान का विषय हो, नोटबंदी का विषय हो, आयुष्मान भारत योजना का विषय हो, 370-35 को समाप्त करने का विषय हो, जम्मू कश्मीर में शांति का विषय हो, और उसके साथ साथ जीएसटी का विषय हो, 3 तलाक पर भी जो बैन लगा ये भी बताइए एक बार, 3 तलाक पर पूर्ण बैन लगा ये भी बताइए। शान खान जी को ये भी सुनना चाहिए, 3 तलाक वाला ये भी सुनना चाहिए शान खान जी को। आपके मजहब की महिलाएं बहुत शुक्रिया अदा करती हैं इस पर सरकार का। उज्ज्वला योजना, जी देखिए, मुद्रा योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, और किसानों के लिए विशेष रूप से सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि योजना को प्रारंभ करने का विषय हो, बेनामी संपत्ति एक्ट का विषय हो, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या सुरक्षा बीमा योजना हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता को लाभ होता है। और जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय का गठन का विषय हो, मेक इन इंडिया की बात हो, या फिर तमाम सारी स्कीम्स की विषय हो, या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो, दुश्मन मुल्कों को मुंहतोड़ जवाब देने का विषय हो, राम मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इतना ही बहुत है बस अविरल, इतना ही बहुत है। ये सब मैं भी गिना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप गिनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। शान खान जी को थोड़ा सा कान अभी बंद हो गए होंगे उनके, सुनना नहीं चाहेंगे इन सब चीजों को। लेकिन सपा प्रवक्ता का रुख कर लेता हूं, जेंटलमैन है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम अच्छी बातें करेंगे, शान खान जी की तरह तो नहीं करेंगे। आनंद जी, अब 12 साल का आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं, खैर बहरहाल आप लोगों ने तो कही नहीं है, कहने वाली तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप क्या समझ रहे हैं आज? समाजवादी पार्टी चलिए बढ़िया कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? मैं ये भी समझना चाह रहा हूं आपसे पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आप जानिए, समझिए, और या तो खुद अपनी लाइव टीम लगा के उनके बारे में। आपकी राय क्या? मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरी राय यही है कि हमारी पार्टी अपने दल में अपने बूथ लेवल तक क्या काम कर रही है, मैं अपने दल की बात जानता हूं, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी 2027 में 2024 में जो अच्छा काम किया, 27 में भी अच्छा काम करेगी और भारतीय जनता को परास्त करने का काम करेगी। बात है 12 साल बेमिसाल, तो देखिए अभी जब 14 से पहले सरकार नहीं बनी थी तो 2013 में एक बड़े बड़े बैनर हुआ करते थे प्रद्युम्न भाई, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए सारे मसले फेल हो चुके हैं। आज जनता रोड पे खड़ी हुई है, चाहे वो नोटबंदी के लिए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल के लिए हो। तो अब एक काम कीजिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहां पे भिजवा दीजिए ईरान में, थोड़ा युद्ध रुक जाएगा तो अपने आप सस्ते हो जाएंगे। नहीं, देखिए विदेश नीति हमारी ठीक नहीं है, बात नहीं समझते हैं। कभी विदेश नीति से क्या मतलब, जब वहां पर युद्ध हो रहा है, चीजें वहां से आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि वो महंगी होंगी। देखिए हमारा मित्र देश रूस था। नहीं, ये बात सच है। अब आपको सच सुनने की आदत नहीं है, आपको सच सुनने की आदत नहीं है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता वैसे थोड़े फ्री हैं तो भेज दीजिएगा वहां पर। मेरी बात सुनिए, पहले एक बार आनंद जी को सुन लीजिए। कितने निष्पक्ष पत्रकार, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी निष्पक्षता पे आप छोड़ दीजिए ना, आनंद जी को सुन लीजिए। आप कितने मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, आपके दर्शक भी आपको देखकर ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा शान जी, और भी मेहमान है, उनको थोड़ा समय दे दो जी। जैसे कि आपने विदेश नीति की बात करी कि युद्ध रुक जाए, तो मैं कह रहा कि मेरा रूस बहुत अच्छा मित्र देश शुरू से रहा है, लेकिन मोदी जी जाके ट्रंप की गोद में बैठ गए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूस ने हमेशा विषम परिस्थितियों में हमारे देश का हमेशा ख्याल रखा है। मोदी ने जी, ट्रंप ने कहा मोदी तेल मत खरीदना, मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया। आज हमारे देश में के टंकियों पे, पंपों पे लंबी लंबी कतारों की लाइनें लगना शुरू हो गई और लोग बेतहाशा परेशान हो गए। अगर 300, 400, 200 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में अब लोग ज्यादा से अच्छा सुझाव दे रहे हैं। देखिए कोई नीति, चाहे वो महंगाई पे रही हो, चाहे वो बेरोजगारी पे रही हो, चाहे किसी भी मद में रही हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी गरीब, शोषित, वंचित और किसानों की जहां तक बात है, जैसे कांग्रेस सरकार क्या थी ना, सेंट्रल में थी, तो वो डीजल पे सब्सिडी दिया करती थी क्योंकि किसान उसका सदुपयोग करता था। लेकिन इन्होंने सब्सिडी हटा के और तेल के दाम बढ़ा दिए। और जो हमारा क्रूड ऑयल, अभी आज की न्यूज है कि क्रूड ऑयल में सस्ता हुआ, अभी कल ही इन्होंने 4-5 रुपया बढ़ा दिया। तो देखिए ऐसे नहीं चलता है। देखिए हम लोगों के बारे में सोच समझ के उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि जनता रोड पे है जी। अविरल, और उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, एक बार इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने तो बता दिया, अब नहीं समझ रहे हैं वो लोग, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से दाम का और तमाम सारी चीजों का, माननीय मोदी जी ने भी इस चीज को लेकर विशेष अपील की है सभी पक्ष के साथियों से भी और सभी लोगों से, प्रत्येक भारतीय से, और बड़े स्तर पे ये दिखा भी है एक तरीके से ग्राउंड पे कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आए हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हो, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हो, या हायर क्लास के लोग हों, या सामान्य वर्ग के लोग हों, जो एक तरीके से कर सकते थे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आए हैं। और पेट्रोल डीजल को ज्यादा ना खर्चा जाए, लोग इस चीज को प्रायोरिटी बना के चल रहे हैं। उसके साथ साथ साइकिल्स का यूज हुआ है और साइकिल्स का यूज बढ़ा है, साइकिल्स की बिक्री बढ़ी है। और जहां तक विषय बढ़ोतरी का, ये हमारी क्रिएटेड समस्या नहीं है, ये वैश्विक पटल पे जिस प्रकार से परिस्थिति बनी हुई है, युद्ध के हालात और तमाम सारी चीजें, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उसकी देन है। और ये इंडिया की क्रिएटेड, मैं समझता हूं, किसी रूप में स्थिति नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय मोदी जी के द्वारा जो अपील की गई है उसमें किसी एक वर्ग से या किसी एक पार्टी के आधार पर नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए विशेष रूप से सभी लोगों से, प्रत्येक भारतीय से अपील की गई है। और मैं समझता हूं प्रत्येक भारतीय इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और विपक्ष के साथी फॉलो कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहा उससे विशेष अपील है, विनम्र निवेदन है, एक भारतीय होने के नाते हम सब एक दूसरे निवेदन कर सकते हैं, राष्ट्र के भले के लिए इस विषय पर राजनीति ना करते हुए मुख्य रूप से जो माननीय मोदी जी के द्वारा अपील की गई है उसका सहयोग किया जाए। और जहां तक विषय है इस समस्या का, तो जिस तरीके जियोपॉलिटिकल इश्यूज तमाम सारे वैश्विक पटल पे बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसके कारण से जिस प्रकार से समस्या आ रही है। और अगर बात कर जाए इकोनॉमी की, फिर भी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है आज भी। और जितने डेवलपमेंट के एक तरीके से कार्य चल रहे थे वो सारे कार्य पूर्ण रूप से चल रहे हैं और ऑनगोइंग प्रोसेस में है। किसी भी काम को रोका नहीं गया, किसी योजना को नहीं रोका गया, किसी एक तरीके से मैं समझता हूं बनते हुए हाईवे को नहीं रोका गया, बनती हुई सड़क को नहीं रोका गया। तो जितने डेवलपमेंट के एक तरीके से वर्क हैं वो सारे ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इसलिए मैं समझता हूं कि विवाद नहीं किया जाना चाहिए इस विषय को लेकर। और विपक्ष से हमारा खास तौर पर विनम्र निवेदन है कि इसमें सब लोग पूर्ण रूप से संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये 12 साल जिस तरीके से रहे हैं, उन 12 सालों में आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी पार्टी का बखान तो स्वाभाविक है कि करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि फैसले बहुत लिए गए हैं मोदी सरकार में, उन फैसलों का क्या नतीजा निकला है? देखिए प्रद्युमन जी,
ये बात सही है आपकी, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से अपने विचार रखते हैं, पक्ष विपक्ष को देख करके विचार रखते हैं। और मैं ये मानता हूं कि 12 साल एक लंबा समय होता है, 3 बार प्रधानमंत्री बनना एक बड़ा अचीवमेंट होता है, और इसके लिए मैं अविरल जी को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। रही बात कुछ चीजें अच्छी होती हैं सरकारों से तो कुछ चीजें खराब होती हैं सरकारों से, कुछ खाली घोषणाएं होकर के रह जाती हैं। लेकिन जिन चीजों में मैं कुछ अच्छा मानता हूं वो मैं मानता हूं कि जो आयुष्मान भारत की एक स्कीम लेकर के आए जिससे सभी को इलाज मिला, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, और ऐसा हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते थे और ये अब इंडिया में पॉसिबल हुआ है। ऐसे गरीब लोग कई मैंने देखे हैं जो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, किसी के पथरी हो जाती थी, किसी के कुछ दूसरी समस्या हो जाती थी, आज वो अपना इलाज करा पाते हैं हॉस्पिटल में जाके अपने कार्ड के माध्यम से। एक मुझे लगता है जिस तरीके से जो हाईवेज का जाल देश के अंदर बिछा है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। एक पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या थी वो प्रॉपर नहीं थी या उसके ऊपर सरकारें इतनी गंभीर नहीं थी। अब चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि भाई गोरखपुर में ज्यादा बिजली रहेगी या सहारनपुर में बिजली नहीं रहेगी या बागपत में बिजली नहीं रहेगी। आज की तारीख में 18 घंटे की गई है तो 18 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये कुछ चीजें बड़ी हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे राजनीति में होती है वो हमें घोषणाओं के तौर पर घोषणाएं ही बन करके रह जाती हैं। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात हो या काला धन लाने की बात हो, 15 लाख रुपए देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो, तो राजनीति में इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है। कुछ चीजों से खुशी होती है तो कुछ चीजों से गम होता है, इसलिए चीजें मिली जुली हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ नाराज के प्रति नाराजगी भी होती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सब अच्छा हो। ठीक है, बताइए शान खान जी, अब राजनीतिक विश्लेषक को भी आप सुन रहे थे, आयुष्मान भारत का जो लाभ है वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी लेते होंगे, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक यहाँ पर लाभ लेता हुआ नजर आ रहा है। अब जब लाभ मिलने की बात आती है तो आप लोग सब चीजों में लेंगे, लेकिन जैसे ही पार्टी की बुराई करनी है, सरकार की बुराई करनी है, ठीक है आप विपक्ष में है, लेकिन अब बेतुकी बयानबाजी करने से तो बचना चाहिए ना, जो आपकी पार्टी के नेता करते हो, अब प्रवक्ता भी करने लग गए हैं। प्रद्युमन जी, आयुष्मान भारत की योजना भारत सरकार के कोष से चलती है। मोदी जी अपने जेब से पैसा नहीं देने को उपकार नहीं कर रहे हैं देश के ऊपर। आप इस प्रकार से बोलने जैसा लग रहा है देश पे उपकार कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग ले आते, आप अपने समय में ले आते। अरे भाई बोलने तो दिया कीजिए। प्रद्युमन जी, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं मोदी जी, आप तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। आपके कार्यकर्ता भी लेते होंगे, तो हमारे कार्यकर्ता इस देश के नागरिक नहीं है क्या? कोई उपकार कर रहे हैं क्या मोदी जी? नहीं तो फिर आप लोग ले आते ना, आप उपकार कर रहे हैं? नहीं तो अरे अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि 12 साल में कुछ नहीं हुआ। अब जो योजनाएं लाई गई हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि उपकार कर रहे हैं क्या? दो तरफी बातें मत कीजिए ना। प्रद्युमन जी, आप अपनी बात करने का पहले टोन देखिए कि आपके कार्यकर्ता लाभ लेते हैं, तो क्या हमारे कार्यकर्ता इस देश के नागरिक नहीं है क्या? देश की जो भी सरकार होगी, देश का जो भी कोष होगा, उससे जो भी लाभ इस देश का नागरिक लेगा, कोई नेता कोई सरकार उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, वो कर देता है तब वो लाभ लेता है। मोदी जी को अपने जेब के पैसे से नहीं लगा रहे हैं। तो वो तो कोई सरकार अपनी जेब से नहीं लगाती है। मोदी जी ने अपना खेत बेचकर नहीं योजना, तो वो तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, वो तो कांग्रेस ने भी नहीं किया ना। तो अरे प्रद्युमन जी बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? अब मैं काम करता हूँ, 5 मिनट अपना मैं बंद हो जाता हूँ, आप बोलते रहिए, ठीक है? सुनेंगे आपको 5 मिनट, बोलिए। बीच बीच में आप टोकते रहते हैं। नहीं तो फिर टोकना लाजमी है ना, जब आप कुछ भी बोलेंगे तो टोकूंगा ही आपको, और काम क्या है मेरा? आपका प्रश्न गलत होगा, आपके प्रश्न का टोन गलत होगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? मैंने तमाम आंकड़े गिनाए। आज केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वचन दिया था। 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, इस अनुसार 24 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले? जो पुराने पद थे वो भी खाली पड़े हुए हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, एक बार आनंद जी को भी सुन लेते हैं, मैं उसके बाद अविरल का रुख करूंगा। ठीक है आनंद जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अविरल भाई कह रहे थे कि मोदी जी, देखिए मोदी जी ने जब आह्वान किया है इस देश के लोगों से, तो देश के लोगों ने कान आंख दोनों नाक सब बंद करके उनकी बात को सुना है, और उन्होंने कहा ताली बजाओ। कोरोना के टाइम में उन्होंने ताली बजाया, उन्होंने थाली बजाओ, उन्होंने थाली बजाया। उन्होंने कहा मोमबत्ती और कैंडल जलाओ, तो उन्होंने कैंडल जलाया। अच्छा, वैक्सीन लगवाई थी आपने? जब इस प्रधानमंत्री देश का बोला है, देश के लोगों ने साथ खड़े रहे हैं। लेकिन यही आतंकवाद खत्म करने की बात की है, तो RDX कहां से आया, पुलवामा हमला कैसे हुआ, ये जवाब आज तक नहीं मिल पाया।
और आरडीएक्स कौन से आतंकवादी ले आई ये नहीं बता पाए। तो देखिए कहीं ना कहीं कथनी करने में बहुत अंतर है। ये इनके कागज में सारे काम कंप्लीट रहते हैं, लेकिन अब जमीन पे जब उतरेंगे तो सभी काम इनके अधूरे हैं। ये बड़ी बड़ी बात अच्छा ठीक है आनंद जी, लेकिन आनंद जी एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये सारी नेगेटिव चीजें आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन फिर बार बार जनता उन्हीं को जिताकर सरकार उनकी बना देती है, ये कैसे होता है? चुनाव जीतने से महंगाई नहीं रुक सकते आप। इस चुनाव जीत रहे हैं तो क्या आप किसी गला दबा देंगे क्या? ठीक है, हो सकता है जनता आपके साथ है, हमारे साथ भी आएगी, हमारा काम देखेगी तो हमारे साथ आएगी, ये लोकतंत्र है। नहीं ठीक है, अविरल से मैं जवाब ले लेता हूँ, वो बेहतर जवाब देंगे इन चीजों का। अविरल, क्योंकि देखिए शान खान जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इतने पद खाली हैं, नौकरी, थोड़ा सा इतिहास में बताइएगा क्यों, कैसे। फिर जो आनंद जी की बात है वो भी आप उसका जवाब दे दीजिए। देखिए जहां तक विषय नौकरियों का, रोजगार का, तो केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित रूप से काम किया जा रहा है और किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों की भी रोजगार में अहम भूमिका होती है। अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में हम हैं, तो वहां निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है और बेहतरीन तरीके से प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। और जहां तक विषय अनएम्प्लॉयमेंट के डिक्रीज होने का सवाल है, तो निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और जहां तक विषय है एक तरीके से, अब जिस तरीके से उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेहतरीन कनेक्टिविटी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी रहेगी, उसके साथ साथ अच्छी पुलिसिंग रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, लेकिन लोकतंत्र कहां से खतरे में आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार ये कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, कैसे खतरे में है? देखिए ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ 1975 से 77 के मध्य में आपातकाल को लागू करके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी, वो तो सबने देखा था। और तमाम सारे नेता, चाहे किसान मसीहा, चाहे चरण सिंह जी रहे हों, आज के दौर के भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री एक तरीके से बिहार के नीतीश कुमार जी की बात हो, या फिर हमारे मुरली मनोहर जोशी जी का विषय हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का विषय हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी का विषय हो, मोरारजी देसाई जी का विषय हो, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का विषय हो, तमाम सारे विपक्षी नेताओं को सबको जबरन जेल भेज दिया गया था और कोर्ट्स पे ताले जड़ दिए गए थे। और अगर एक तरीके से जर्नलिज्म की बात कर जाए तो प्रेस की बिजली काट दी गई थी। तो रियलिटी है, ये इस चीज को सबने देखा है। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारी, चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी सरकार काम करिए, आप लगातार ये कह रहे हैं। हमारी सरकार में लोकतंत्र की अगर बात है तो इमरान मसूद साहब सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बोटी बोटी वाला बयान दिया था। हमारी सरकार में तो ऐसे बयान देने की भी इजाजत है कि हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए भी अजय राय ने भी थोड़े दिनों पहले क्या कहा है, अजय राय जी ने जो कहा है वो भी सुनना जरूरी था, लेकिन वो शान खान जी को सुनाई नहीं दिया होगा। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद जी। अविरल भाई, आप आजादी से पहले और क्या 47 की बात, वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जनता क्यों परेशान है? आप वर्तमान के मुद्दे उठाइए ना। आपको आपके अच्छा आनंद जी एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको टोक रहा हूँ, जनता परेशान कैसे हो रही है मैं समझना चाह रहा हूँ। जनता सड़कों पे नहीं है, जनता कहीं नहीं है, आप बताइए कहाँ सड़कों पर है, कौन सा आंदोलन हो रहा है, बताइए। चलिए, टंकियों पे, पंपों पे लाइन लग रहे नहीं लग रहा है, गाड़ियों के तेल नहीं मिल रहा। अगर साहब ऐसे लाइन लग रही होती ना, अब तक हाहाकार मच जाता। नहीं, अगर ऐसे लाइनें लग रही होती ना, ये भारत देश है, यहाँ की जनता ना, यहाँ की जनता बहुत जल्दी सड़कों पे आती है, हाहाकार मच जाता। सुनिए, यहाँ की जनता नहीं आएगी, ठीक है, अपना मत दे के जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, जिस दिन समय आएगा उस दिन आपको सबक सिखाने का काम करेगी। आप लोग कैसे भी करके, कुछ भी बोल के, अब मतलब जनता सड़कों पे नहीं, जनता अपने घर में आराम से जीवन यापन कर रही है, लेकिन जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट करना है कि भैया सब कुछ परेशानी में है। भाई ये बताइए ना। अब चलिए, शान खान जी ने बहुत आरोप लगा दिए, आनंद राय जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो कुछ कह ही नहीं रही। फरदून भाई क्या चाहते हैं कि जनता रोड पे आके कानून अपने हाथ में ले ले? नहीं, मैं तो ये नहीं चाह रहा। अगर चलिए नहीं, जैसे आप लोग कार्यकर्ता है, नहीं तो एक संवैधानिक तौर पर भी आंदोलन होता है ना, संवैधानिक तौर पर भी आंदोलन होता है ना। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक चीज समझ में आती है मेरे को कि कैसे भी करके आरोप लगाओ बस। बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, समय कम है थोड़ा सा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए।